मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। अब आज अपन खास इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पदार्थ की संरचना एवं अणु, मैटर ऑफ स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी पदार्थ की संरचना एवं अणु के बारे में आज पढ़ेंगे। पहले द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के बारे में जानते हैं। द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी इसका आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। यानी पदार्थ वह कहलाता है जो एक तो स्थान घेरता है और साथ ही इसका भार होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे चारों तरफ की वस्तुएं जल, हवा, किताब, कंप्यूटर इत्यादि, ये सभी पदार्थ हैं। तो पदार्थ के दो मुख्य पॉइंट हो गए, स्थान घेरता है और इसका आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम होता है। जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है, किसका? पदार्थ का। अब पदार्थ के गुण धर्म कौन कौन से हैं, कौन कौन से गुण हैं? मेन द्रव्य के कणों के मध्य स्थान होता है और साथ ही पदार्थ या द्रव्य होते हैं वो गतिशील होते हैं। द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन बल भी पाया जाता है द्रव्य के कणों के मध्य, यानी पदार्थ के मध्य जो पाए जाने वाला बल है उसका नाम क्या है? आकर्षण बल। और द्रव्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्रव्य होता है, एक अशुद्ध द्रव्य। ऐसे द्रव्य जिसमें एक ही प्रकार के अवयव या संघटक को, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये तत्व यौगिक शुद्ध द्रव्य है। यानी शुद्ध द्रव्य का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर या प्रतीक होता है। और अशुद्ध द्रव्य ऐसे द्रव्य या पदार्थ जो दो या दो से अधिक अवयव या घटकों से बने होते हैं, ये मिश्रण होते हैं और इसका फॉर्मूला नहीं होता है, यानी रासायनिक सूत्र नहीं होता। जैसे पेय पदार्थ, शरबत होता है या कोल्ड ड्रिंक होता है या मिट्टी होती है या वायु होते हैं, ये मिश्रण होता है अशुद्ध पदार्थ। इसमें सब मिले हुए होते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर अलग अलग तत्व मिले हुए हैं और उसके साथ में गैस वगैरह है। जैसे बहुत सारे वायु के अंदर भी तत्व गैस होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, या फिर ऑर्गन है। आगे है द्रव्य की अवस्था है। हम सभी जानते हैं द्रव्य की मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है। द्रव्य की मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है, लेकिन इसके साथ में दो और उप अवस्था होती है, जिसे प्लाज्मा और BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। पहली अवस्था है ठोस, सॉलिड, दूसरी है गैस, तीसरी है द्रव। और चौथी और पांचवी अवस्था ये इम्पोर्टेंट है द्रव्य की, प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। अब एग्जाम्पल क्या है द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस के? H2O जो जल होता है वो गर्म करने पर भाप में बदल जाता है और उसको गैस कहते हैं। जब भाप को ठंडा करेंगे तो वापस जल बनेगा और द्रव का उदाहरण होगा जल। और जैसे ही बर्फ़ को जल को अपन पानी में या फ्रीज में रखेंगे, इसको फ्रीजिंग करेंगे और जम जाएगा तो वो हो जाएगा बर्फ़, आइस। अब है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अभिलक्षणिक गुण। पहले ठोस अवस्था लेते हैं, जो सॉलिड स्टेज है उसको लेते हैं। हमारे चारों तरफ असंख्य ठोस पदार्थ है, पत्थर है, पेंसिल है,
लकड़ी है, नमक है, ये ठोस है, इनको दबाया जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल से। ये ठोस होते हैं और इनके मुख्य दो लक्षण हैं, इनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जिस आकार में ये होते हैं वो निश्चित होते हैं और इसका आयतन, ये जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। साथ ही ठोस का घनत्व अधिक होता है और इसमें संपीड़ितता नगण्य होता है, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठोसों में विसरण अत्यधिक कम होता है, ठोसों में जो विसरण होता है वो बहुत ही कम होता है, विसरण बहुत कम होता है। साथ ही इसके अंदर अंतरा आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, जो बीच बीच में कण एकदम पास में बहुत पाए जाते हैं, यानी अंतरा आकर्षण बल पाया जाता है। अगला है पदार्थ की अवस्था, वो है द्रव, लिक्विड। द्रव के कण ठोस और गैस अवस्था के मध्य होती है, यानी ठोस और गैस के मध्य वाले कण हो गए वो द्रव कहलाएंगे और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जो द्रव होता है जिस किसी भी पात्र में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेगा और ये पात्र के अनुसार आकार लेगा। ये देखो, पात्र के अनुसार आकार लेगा। द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और इसका घनत्व ठोस से थोड़ा कम होता है, इसका घनत्व ठोस से कम होता है। लेकिन संपीड़ितता है वो बहुत कम पाई जाती है, संपीड़ितता बहुत कम पाई जाती है, इसको दबाया थोड़ा जा सकता है हल्का। कम अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है इसमें और द्रव में विसरण और ठोस से थोड़ा अधिक हो जाता है। अगली है गैस अवस्था। गैसों का आकार निश्चित होता है, ये पात्र के अनुसार आकार लेते हैं और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, यानी कुल मिलाकर आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। किसमें? गैस में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और पात्र के अनुसार आयतन ले लेते हैं। तो मैंने अभी बताया गैस का वॉल्यूम एवं इसका शेप दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आगे अब है घनत्व बहुत कम होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। संपीड़ितता भी सबसे ज़्यादा गैस में होगी, इसको जैसे गुब्बारे को अपन भर के हवा और दबाया जा सकता है, उसके बाद द्रव में होगी, फिर ठोस में। तो सबसे कम संपीड़ितता ठोस में और सबसे ज़्यादा गैस में। विसरण अत्यधिक पाया जाता है वो गैस में होगा और सबसे कम ठोस में, जो शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाता है। गैसों में अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, जो अंतराणविक आकर्षण बल वो नगण्य होगा, यानी सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। गैस के कण दूर दूर होते हैं, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अधिक दाब और कम ताप पर ये द्रवित किए जा सकते हैं और गैस के इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं CNG और LPG। CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित नेचुरल गैस और LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोनों ही गैस बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से। अब एक वैज्ञानिक था कणाद, पूर्व में जो 500 ईसा पूर्व इसने भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो गए और इन छोटे छोटे कण को और अधिक सीमा तक विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? पूर्व में कणाद ने किया था कि द्रव्य के कणों को हम छोटे छोटे कण प्राप्त करेंगे और इसकी एक ऐसी सीमा आएगी जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन सूक्ष्मतम कणों को अविभाज्य कण या परमाणु नाम दिया इन्होंने। इन सूक्ष्मतम कणों को अविभाज्य कण या परमाणु नाम दिया किसने? कणाद ने, 500 ईसा पूर्व। और उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए दार्शनिक, जिसका नाम था फकुदा कात्यायन, और इसने विस्तृत रूप से समझाया और समर्थन किया। और ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ल्यूसिफस के सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। इसने भी, जो वैज्ञानिक था, क्या नाम है? फकुदा कात्यायन, इसने भी डेमोक्रिटस ल्यूसिफस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहा। अब है परमाणु का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एटम। परमाणु का सिद्धांत सन
सन 1808 में जॉन डाल्टन आए थे, एक वैज्ञानिक जिन्हें परमाणु का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार क्या कहा है, डाल्टन ने क्या कहा है, डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। किसने बोला, डाल्टन ने। कब बोला, 1808 में। और इनको क्या बोला है, परमाणु कहा है। और परमाणु का जो आकार है, जो परास है, जो व्यास है, वो 10 मीटर है और सेंटीमीटर में होगी 10 8 सेंटीमीटर। ये परमाणु का आकार है। और परमाणु के अधिकांश तत्व स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रह सकते। जो परमाणु के अधिकांश तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये परमाणु अणु और आयन बनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य पदार्थ बनाते हैं। अब है अणु की परिभाषा क्या हो सकती है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हो, जिन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे जिन्हें सामान्य भौतिक अभिक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, अणु कहलाता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसके, किसी तत्व यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता और यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित कहता है, अणु कहलाता है। यानी ये सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में फ्री में नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, नमक का अणु, फास्फोरस का अणु। नमक का अणु होता है NaCl, फास्फोरस का अणु PCl5। तत्व, अब है तत्व। तत्व की क्या परिभाषा है, एलिमेंट्स, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, Au, Ag, Fe, Na, ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। आगे, किसी तत्व, अणु या परमाणु में एक से अधिक परमाणुओं का बना हो सकता है। कोई भी तत्व होगा वो एक से अधिक परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। जैसे यह Ar है, आर्गन है, He हीलियम है, O2 ऑक्सीजन है, O3 ये ओजोन है। अब है परमाणुकता। ऑटोमेटिकली परमाणुकता किसी अणु में उपस्थित 2 तत्वों के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। यानी एक तत्व होगा तो एक परमाणु, द्वितत्व होगा द्विपरमाणु होगा, ये इसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे He हीलियम है जो एक तत्व होता है, जो एक परमाणु कहलाता है। O2 ऑक्सीजन है तो द्विपरमाणु कहलाता है। अगर O3 है ओजोन तो वो त्रिपरमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपरमाणुक। ठीक है। उसके बाद ओजोन त्रिपरमाणुक है। अब यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड का क्या डेफिनेशन हो सकती है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके पदार्थ बनाते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक में क्या क्या आएंगे, यौगिक का फॉर्मूला होता है, जैसे NaCl होता है, जल होता है, अमोनिया होती है और सल्फ्यूरिक अम्ल। इनके सूत्र भी है साथ में, NaCl H2S4, उसके बाद में NH3। यौगिक के अणु, यौगिक का अणु सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और सभी गुण विद्यमान हो। उदाहरण के लिए जल का अणुसूत्र H2O होता है और मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों का अनिश्चित अनुपात, इसका याद रखना है मित्रों। यौगिक के अंदर अनुपात निश्चित होगा लेकिन इस मिश्रण में अनुपात अनिश्चित होता है और इनके मिलाने से जो पदार्थ बनेगा उसको कहते हैं मिश्रण। और मिश्रण की क्या विशेषता होती है,
इसकी अवयवों के मध्य रासायनिक बंध नहीं होता। भौतिक अवस्था द्वारा पृथक किया जा सकता है। इन मिश्रणों को अलग अलग विधि होती है बहुत सारी पृथक्करण की। वायु एक मिश्रण है जिसमें वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल होता है, आदि अवयव वायु के अंदर मिले होते हैं। आगे है मिश्रण को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सममांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ये इसमें से सवाल पूछा ही गया है परीक्षा में। सममांगी ऐसा मिश्रण जिसमें एक ही अवस्था प्रावस्था होती है, यानी इसकी दोनों की अवस्था सेम होगी, प्रावस्था सेम होगी। जैसे गैस लेते हैं अपन, वायु में होता है नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, सभी गैसीय अवस्था होती है। यानी इसका अवस्था और मिश्रण दोनों की अवयव तथा प्रावस्था दोनों ही समान होगी, एक ही होगी, जिसको हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी में इसका उल्टा करेंगे, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव की मिश्रण की अवस्था और प्रावस्था अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न। उसको अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए दूध होता है, दूध के अंदर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव होती है, ठोस और द्रव दोनों ही कण विद्यमान होते हैं दूध के अंदर। साथ ही कोरा आपने देखा होगा, कोरे के अंदर धुआं होता है, ठोस होता है और कण दोनों भी मिक्स होते हैं। और बादल है, ये सभी विषमांगी के उदाहरण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही मिश्रण। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। अगला है परिवर्तन। जब पदार्थ के द्रव्य के भौतिक और रासायनिक गुणों में बदलाव आता है तो उसको परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन एक क्रिया है। परिवर्तन जैसे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, यह एक क्रिया है। अब है भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुण जैसे अवस्था होगी, उसका रंग होगा, आकार होगा, आकृति होगी, ये सभी भौतिक गुण है पदार्थ के। और रासायनिक गुण में पदार्थ की गंध होगी, रंग होगा, प्रकृति होगी और इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन दो प्रकार के मैंने अभी बताया आपको, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक के गुणों में जो भौतिक परिवर्तन होगा, उनके गुणों में तथा आकार तथा आकृति में परिवर्तन होगा और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ये होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। कैसा होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ये वापस रिवर्सल होता है। इसको एक बार करने के बाद वापस होता रहता है। जैसे जल का जमना, बल्ब का जलना। उदाहरण के लिए जल है वो द्रव बनेगा और वाष्प बनेगा और गैस बनेगा। अब गैस से वापस अपन को ठंडा करेंगे तो वो वाष्प बन जाएगा और वाष्प को और ठंडा करेंगे तो पानी, और पानी को ठंडा करने पर और बर्फ़ बन जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, जब बर्फ़ बनेगा तो उसको ठोस कहेंगे। रासायनिक संगठन समान है लेकिन इनकी ठोस अवस्थाएं भिन्न होती है। किसमें? भौतिक परिवर्तन के अंदर जो रासायनिक संगठन होगा वो समान होगा, लेकिन इनकी ठोस अवस्था है वो क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। ठोस अवस्था क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। अब है रासायनिक संगठन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, गंध है, स्वाद है आदि में परिवर्तन होता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी ये अनुत्क्रमणीय है, ये वापस जाता नहीं है, एक बार ही होता है पदार्थ का निर्माण। उदाहरण के लिए हम कार्बन को जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपयोग तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ये इसका रासायनिक सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का। दूध को दही में बदलेंगे तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और ये विद्यार्थी बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो गए, क्योंकि जब मोम जलेगी तो धुआं निकलेगा और धुआं निकलने से वो बनेगा रासायनिक परिवर्तन, और मोम पिघलने वाला होगा वो होगा भौतिक परिवर्तन। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब है द्रव्य पर ताप जो प्रभाव होगा, कौन कौन सा प्रभाव होगा? जब किसी पदार्थ के ताप एवं दाब में परिवर्तन किया जाता है तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो जाती है। इसकी कौन कौन सी अवस्था, जैसे ठोस होगी, द्रव होगी, गैस होगी,
ये अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तापमान बढ़ाने पर मध्य दूरी और कणों की ऊर्जा तथा कणों की गतिशीलता में परिवर्तन हो जाता है। अगर अपन ठोस द्रव गैस का तापमान बढ़ाएंगे तो इनकी मध्य दूरी, कणों की गति ऊर्जा और गतिशीलता में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, जब बर्फ़ के ऊपर ताप बढ़ाएंगे तो बर्फ़ द्रव में बदल जाएगा, यानी पानी बन जाएगा, और इसको गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर गैस बन जाएगा। अर्थात ताप देने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है और कणों के मध्य आकर्षण बल भी कम कर देता है, जिससे स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और बर्फ़ पिघल कर वापस द्रव में बदल जाता है। अब है गलनांक। जो मेल्टिंग पॉइंट है इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। वह ताप जिस पर ठोस यानी बर्फ़ पिघल कर द्रव बन जाती है उसकी गलनांक है। तो बर्फ़ का गलनांक बहुत इम्पोर्टेंट है। 273.16 ये बर्फ़ का गलनांक होता है विद्यार्थियों। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। उसके बाद में गुप्त ऊष्मा क्या होती है? एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक में बदलने हेतु जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी एक वायुमंडलीय दाब लेंगे, उसके बाद 1 किलोग्राम अपन ठोस लेंगे, फिर उसको द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, BP बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप पर द्रव उबल कर गैस में बदलता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। और द्रव का क्वथनांक यानी जल का क्वथनांक जो होता है वो 273 के अंदर 100 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। यानी डिग्री सेल्सियस में 100 होता है और इसमें 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन, ये केल्विन में होता है 373। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी एक वायुमंडलीय दाब में 0.1 किलोग्राम द्रव को उसके वाष्प में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा